स्वागत है मित्रों आपका अपने YouTube चैनल अक्षर क्लासेस में। विगत कुछ समय से आपको नियमित रूप से वीडियो नहीं मिल रहे होंगे। स्वास्थ्य समस्याओं के चलते नियमित रूप से वीडियो बना पाना संभव नहीं था, लेकिन आज के बाद से आपको नियमित रूप से वीडियो जो है प्राप्त होने वाले हैं। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण एक विषय को डिस्कस करने वाले हैं और वो विषय है अनुस्वार और अनुनासिक। आइए प्रारंभ करते हैं। मित्रों, अनुस्वार क्या है और अनुनासिक क्या है और उसमें अंतर क्या है और हमें किस तरीके से अनुस्वार का प्रयोग करना चाहिए और किस तरीके से अनुनासिक का प्रयोग करना चाहिए, आज की कक्षा में हम ये बेहतर तरीके से समझने वाले हैं। जब हम लोग बात करते हैं अनुस्वार की, तो अनुस्वार आप जानते हैं दो शब्दों से मिलकर के बना है। किन दो शब्दों से मिलकर के बना है? तो आप देखते हैं कि अनु और स्वर, इन दो शब्दों से मिलकर के बना है। अनु उपसर्ग है इसमें और स्वर आपको पता ही है। तो अनुस्वर ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। इसके अर्थ की अगर हम लोग बात करें तो अनु का मतलब होता है पीछे, अनु का मतलब होता है पीछे, और स्वर आप जानते ही हैं। तो स्वर के पीछे जो आएगा, या हम ये कह सकते हैं कि स्वर के बाद जो आएगा, स्वर के बाद आने वाला, स्वर के बाद आने वाला, स्वर के बाद आने वाला जो व्यंजन है वो आपका अनुस्वार कहलाता है। अगर हम प्रतीकात्मक रूप से देखें तो अनुस्वार को किस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है, तो आप जानते हैं उसे अंग के जरिए क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने जाना था अयोगवाह को, जिसमें अंग और आह के प्रयोग को हमने बेहतर तरीके से समझा था। वहां भी हम लोगों ने अनुस्वार को डिस्कस किया था। आज हम लोग ये समझने वाले हैं कि अंग यानी कि अनुस्वार जो है आपका, ये है क्या? ये स्वर के बाद आने वाला क्या है? एक व्यंजन है। इसे आप व्यंजन मान करके चलिए। तो अनुस्वार जो है, इसे प्रतीकात्मक रूप से आप अंग के जरिए जो है वो क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। जैसे आपने लिखा अंश, या आपने मान लिया लिखा मंदी, ठीक, आपने लिखा गंगा, आपने लिखा पंचम या पंच, संस्कृत में पंचम, हिंदी में पंच आप कह सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप लिख सकते हैं संबल, क्या लिख सकते हैं, संबल लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं हिंदी भी लिख सकते हैं, यहां पर भी आप अंग का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप देखेंगे कि आप लिखते हैं कंठ, तो यहां पर भी अंग का प्रयोग हुआ है। इसी तरीके से आप लिखते हैं हंस, क्या लिखेंगे, हंस। और इसी तरीके से आप देखते हैं कि आप लिखते हैं अंक, क्या लिखते हैं, अंक, ठीक है। या एक स्टेट का भी नाम आप देखते हैं, क्या है, पंजाब, क्या है, पंजाब। तो इन सभी उदाहरणों में आप देखते हैं कि किसका प्रयोग हमने किया है, अनुस्वार का प्रयोग यानी कि अंग का प्रयोग किया है। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि अनुस्वार के उच्चारण में जो ध्वनि है वो कहां से निकलती है। तो अनुस्वार के उच्चारण में यानी कि अंग के उच्चारण में जो ध्वनि है वो मुंह और नासिका दोनों से ही निकलती है, लेकिन नासिका से अपेक्षाकृत जो ध्वनि है वो अधिक निकलती है। यानी कि जब हम अंश, मंदी, गंगा, पंच, संबल, हिंदी, पंजाब, अंक, अंश, कंठ, इन सारे शब्दों का उच्चारण करते हैं, तो यहाँ पर उच्चारण में आप देखते हैं कि जो अंग है उसके उच्चारण में यानी कि अनुस्वार के उच्चारण में जो ध्वनि है वो नासिका से अपेक्षाकृत ज्यादा निकलती है। बाबू श्याम सुंदर दास जी का कहना है कि जो आपके वर्गीय व्यंजन हैं, उन वर्गीय व्यंजनों के स्थान पर हमें क्या करना चाहिए, अंग का ही प्रयोग करना चाहिए, यानी कि अनुस्वार का ही प्रयोग करना चाहिए। और यहां से प्रश्न जो है वो पूछ लेता है, इसलिए इसको बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। जैसे आप यहां पर देखें गंगा,
तो यहां पर आप देखते हैं कि ये पंचमाक्षर है आपका, ठीक है, पंचमाक्षर है, का वर्ग का पंचमाक्षर है। और इसके स्थान पर आप क्या करेंगे, अंग का प्रयोग करेंगे। मित्रों एक बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि पंचमाक्षर के स्थान पर जब आप अनुस्वार का प्रयोग करेंगे तो वहां पर उसी वर्ग का उसके बाद वर्ण आना चाहिए। उसी वर्ग का अगर वर्ण नहीं है तो वहां पर आप अंग का प्रयोग नहीं करेंगे। इसी तरीके से आप देखते हैं पंच, पंच को आप ऐसे लिखेंगे, तो यहां पर चा वर्ग का पंचमाक्षर है आपका, ठीक है, तो यहां पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि अंग के द्वारा भी आप इसको लिख सकते हैं। इसी तरीके से आप देखेंगे कंठ, इसमें टा वर्ग का पंचमाक्षर है ये, तो आप यहां पर क्या करेंगे, अंग का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, अंग का प्रयोग यहां पर करेंगे। इसी तरीके से आप देखते हैं कि आप क्या लिखते हैं, हिंदी, हिंदी में भी आप देखेंगे कि यहां पर ना है आपका, ताबर का ता था दादा ना, ताबर का पंचमाक्षर है। यहां पर जितने पंचमाक्षर आएंगे सब आपके हल रूप में ही आएंगे, यानी कि आधे वर्ण के ही रूप में आएंगे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है, यहां पर ठा होना चाहिए। तो यहां पर आप देखते हैं कि ना है आपका जो पंचमाक्षर है ता वर्ग का, और उसके बाद उसी वर्ग का वर्ण जो है दा आ गया, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, पंचमाक्षर का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा, हिंदी इस तरीके से हो जाएगा आपका। जैसे आपसे यहां पर पूछ सकता है कि पंचम में या पंच में यहां पर अनुस्वार जो है वो किसका परिवर्तित रूप है, तो आप कहेंगे कि चा वर्ग का ये जो वर्ण है आपका, चा वर्ग का ये जो वर्ण है आपका, ठीक है, इसके स्थान पर जो है ये अंग आया है आपका। तो जब भी ये अंग आपको दिखाई पड़े, जैसे ये अंग है आपका, तो आप देख लीजिएगा यहाँ पर कौन सा वर्ण आ रहा है आपका, उसी वर्ग का पंचमाक्षर आप ध्यान कर लीजिएगा। जैसे आप देखते हैं यहाँ पर अंग है, यहाँ पर क्या है, दा है, किस वर्ग में आता है, ता वर्ग में, ता था दा धा ना, तो यहाँ पर ये अंग जो है ना का परिवर्तित रूप है। यहाँ पर आप देखते हैं ठा है, टा वर्ग का है, तो टा ठा डा ढा अणा, यानी कि अंग जो है वो किसका परिवर्तित रूप है, अणा का परिवर्तित रूप है। और यहाँ पर जो इसी तरीके से आप गंगा देखेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये आपसे कह देगा कि गंगा में ये जो अनुस्वार है आपका ये किसका परिवर्तित रूप है, 4 विकल्प दे देगा। तो यहाँ पर जो अंग है यानी कि जो अनुस्वार है वो आपने देखा कि इसके बाद कौन सा वर्ण है, गा, क ख ग घ, तो आपने देखा यहाँ पर अंगा जो है इसका परिवर्तित रूप है। तो बहुत सरल है। इसी तरीके से आप एक उदाहरण और देख लीजिएगा। आप लिखते हैं संबल, क्या लिखते हैं, संबल, संबल, ठीक है। तो संबल में आप देखिएगा यहाँ पर माँ है आपका, पाफा बाबा माँ, पंचमाक्षर है पा वर्ग का, तो उसके बाद क्या आ रहा है आपका, उसी वर्ग का वर्ण आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पर क्या जाना कि पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करना है। और यहाँ से प्रश्न आजकल पूछा जाता है, इसलिए बहुत ध्यान से इसको जो है वो समझ लीजिएगा। और जब भी ये प्रश्न आ जाए, जैसे आपसे पूछ ले कि संबल में जो अनुस्वार है किसका परिवर्तित रूप है, तो आप देखिएगा कि अंक के बाद कौन सा वर्ण आ रहा है, वाह, किस वर्ग में आता है, पा वर्ग में आता है, तो पा वर्ग का पंचम वर्ण क्या होगा, तो आप कहेंगे माँ हो जाएगा, पाफा बाबा माँ। और उसको पूरा लिखना है, आधा लिखना है, उसको व्यंजन रूप में लिखना है, उसको हल रूप में लिखना है, ठीक है, यानी कि आधा वर्ण ही आएगा। तो यहाँ पर जो अनुस्वार हैं, यहाँ पर पंचमाक्षर का परिवर्तित रूप हो सकते हैं। अनुस्वार के प्रयोग में जो साउंड है, जो ध्वनि है, वो नासिका से अपेक्षाकृत ज्यादा निकलती है। अब हम लोग बात करते हैं अनुनासिक। अनुनासिक क्या है आपके, और ये जो अनुनासिक हैं ये अनुस्वार से किस तरीके से अलग हैं, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिएगा, जहां पर अनुस्वार जो है वो स्वर के बाद आने वाले जो है वो व्यंजन है, ठीक है, जबकि अनुनासिक जो है स्वर के बाद आने वाले नहीं, स्वर के साथ, हम ये कह सकते हैं कि स्वर के साथ उच्चारित किए जाने वाले जो है वो वर्ण होते हैं, है ना। तो अनुनासिक जो है वो क्या है, उसको हम लोग अब समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, अगर हम लोग अनुनासिक की बात करें तो अनुनासिक क्या है, ये स्वर के साथ उच्चारित किए जाने वाले ध्वनियां हैं, नासिक की ध्वनियां हैं, स्वर के साथ
जो नासिक की ध्वनि जो है उच्चारित की जाएगी उसे अनुनासिक कहा जाएगा। और प्रतीकात्मक रूप से इसे चंद्र बिंदु के द्वारा क्या आप करते हैं, चंद्र बिंदु लिखते हैं ना। चंद्र बिंदु किस तरीके से आप इसे प्रदर्शित करते हैं, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये चंद्र बिंदु है। तो यहाँ पर जो साउंड है वो किस तरीके का रहेगा, यहाँ पर उच्चारण में लघुता रहेगी, दीर्घता नहीं रहेगी। अनुस्वार और अनुनासिक में जो सबसे बड़ा अंतर है वो यही है कि अनुनासिक में आप देखेंगे कि मुख से ध्वनि ज्यादा रहेगी, नासिका से क्या रहेगी, कम रहेगी, ठीक है, क्योंकि स्वरों जैसे होते हैं। जबकि अनुस्वार में क्या होता है आपका, अनुस्वार में नासिका से जो ध्वनि है वो ज्यादा रहेगी, ठीक है, और मुख से क्या रहेगी, कम रहेगी। तो ये सबसे महत्वपूर्ण अंतर है। आइए हम लोग एक एग्जाम्पल के जरिए इस अंतर को समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, जैसे हमने क्या किया, एक शब्द लिखा, क्या लिखा है, हंस, हंस, हंस। अब यहां पर आप देखिएगा क्या है, हस, हस, हस। तो यहां उच्चारण में लघुता है और यहां उच्चारण में क्या है, दीर्घता है, और जो ध्वनि है वो नासिका से ज्यादा उच्चारित हो रही है। तो सबसे बड़ा अंतर जो है वो यही है। आइए हम लोग कुछ अनुनासिक के और उदाहरणों को देखते हैं। जैसे आप देखिएगा, आपने लिखा चांद, तो स्वरों जैसा रहेगा, स्वर के साथ ही उच्चारित होते हैं, स्वर के साथ उच्चारित होने वाली नासिक की ध्वनियां, ठीक है। तो चांद हो गया आपका। आप इसी तरीके से आप लिखते हैं अंधेरा, क्या लिखेंगे, अंधेरा। नासिका से तो ध्वनि निकलेगी, लेकिन अनुस्वार में नासिका से ध्वनि ज्यादा निकलेगी। चांद हो गया, अंधेरा हो गया आपका। इसी तरीके से आप देखते हैं गांव हो गया, छांव हो गया, गांव हो जाएगा, छांव हो जाएगा। बांस हो जाएगा, है ना, बांस हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, बांस हो जाएगा आपका, ठीक है। अंगोछा हो जाएगा। अभी हम लोगों ने एक क्रिया लिखी थी हंसना, ठीक है, हंसना जो एक क्रिया है। तो इस तरीके से ये जो अनुनासिक ध्वनियां हैं, ये स्वर के साथ उच्चारित होने वाली नासिक के ध्वनियां हैं, जबकि अनुस्वार ध्वनियां जो हैं वो स्वर के बाद उच्चारित होने वाली ध्वनियां हैं। जहां पर अनुस्वार के प्रयोग में दीर्घता रहेगी, जो ध्वनि है वो नासिका से ज्यादा निकलेगी, वहीं पर अनुनासिक में जो ध्वनि है वो नासिका से कम और मुख से ज्यादा निकलेगी। सभी वर्णों के प्रयोग में आप देखेंगे कि ध्वनि मुंह से तो निकलती ही है, लेकिन इन दोनों ही ध्वनियों में दोनों ही अनुस्वार और अनुनासिक दोनों में ही आप देखेंगे कि जो ध्वनि है वो नासिका से निकलती है, लेकिन अनुनासिक में जो ध्वनि है वो नासिका से कम है और अनुस्वार में जो ध्वनि है वो ज्यादा है। ये सबसे बड़ा अंतर जो है आप यहाँ पर समझ सकते हैं। जैसे आप हंस और हस की बात करें, ठीक है, तो ये कुछ स्वरों जैसे होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम और एक बात आपको ध्यान रखना है, पंचमाक्षर वाला जो प्रयोग है वो भी आपको ध्यान रखना है कि पंचमाक्षर के स्थान पर आपको किसका प्रयोग करना पड़ता है। तो पंचमाक्षर के स्थान पर आपको अनुस्वार यानी कि अंग का प्रयोग करना होता है। कब करना होता है, जब उसी वर्ग का कोई वर्ण आ जाता है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना है, जैसे आप यहां पर देखिएगा, तो क्या हम यहां पर ये पंचमाक्षर है तो ये पंचमाक्षर की जगह पर अंग का प्रयोग कर लेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? उसकी वजह है कि यहां पर का वर्ग का जो पंचमाक्षर है उसके बाद आने वाला जो वर्ण है वो का वर्ग का नहीं है, इसलिए यहां पर आप अंग का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। जब दूसरे वर्ग का वर्ण आ जाता है तो वहां पर उच्चारण जो है, उच्चारण की दृष्टि से वो ध्वनि पृथक हो जाएगी अगर आप अंग का प्रयोग कर लेंगे, इसलिए इसके प्रयोग में आपको सावधानी बरतनी है। जब भी आपका क्या आ जाएगा, इसी तरीके से जब भी आपका द्वित्व आ जाएगा, द्वित्व आप समझते होंगे कि जब दो साउंड आ जाएंगे आपके एक साथ, तो ऐसा नहीं है कि आप इसकी जगह पर अंग का प्रयोग कर लें, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जब इन पंचमाक्षर के बाद में यारा लावाहा आ जाएंगे, तब भी हमको क्या नहीं करना है, अंग का प्रयोग नहीं करना है। जैसे आप देखते हैं अन्य,
तो ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ पर इसका प्रयोग कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो पंचमाक्षर का प्रयोग कब करना है, जब उसी वर्ग का वर्ण आ जाएगा तो उस वर्ण को हटा करके, पंचमाक्षर को हटा करके अंकी बिंदी आप लगाएंगे, और जब उस वर्ग का वर्ण नहीं आएगा तो वहां पर आप अंक का प्रयोग नहीं करेंगे, अनुस्वार का प्रयोग नहीं करेंगे। जब द्वित्व हो जाएगा तब भी आपको नहीं करना है, यारा लावा होंगे तब भी आपको अनुस्वार का प्रयोग नहीं करना है। उम्मीद है कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। कैसी लगी आज की कक्षा आपको, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अपने मित्रों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को जो है वो शेयर कीजिए। अगर पहली बार वीडियो को देख रहे हों, पहली बार चैनल पर हों, तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, एक लाइक जरूर दे दें। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि अनुस्वार और अनुनासिक का जो प्रयोग है, तो उसमें जो अनुनासिक है वो कब अंक का स्थान ले लेता है, इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इसलिए उस वीडियो को भी देखना मत भूलिएगा, बहुत जो है शानदार वीडियो होने वाला है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।